इसमें पहला क्वेश्चन है अभी। नो रेड इज ब्लैक। स्टेटमेंट इज नो रेड इज ब्लैक। नो रेड इज ब्लैक। और सेकेंड स्टेटमेंट है सम ब्लैक आर येलो। सम ब्लैक आर येलो। एंड कंक्लूजन इज नो येलो इज रेड। नो येलो इज रेड। और सेकेंड इज ऑल रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। हाँ, इसमें एक नया सेंटेंस यूज हुआ है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है संभावना। तो बताओ मेरे को। तो फर्स्ट सही हाँ, वाला। नो येलो इज रेड। रिपीट करना किसी का आंसर आया। नो येलो इज रेड। नो येलो इज रेड। अब देखते हैं हम इसमें हो क्या रहा है। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमें बोली थी नो रेड इज ब्लैक। नो रेड इज ब्लैक। कोई भी रेड ब्लैक नहीं होगा। तो हमने बना दिया कोई भी रेड ब्लैक नहीं होगा। सेकंड हमने बनाया था। सेकंड था सम ब्लैक्स आर येलो। सम ब्लैक आर येलो। कुछ ब्लैक जो ये वाले ब्लैक है वो येलो भी होंगे। ये उसने बोला। फर्स्ट क्वेश्चन है नो येलो इज रेड। कोई भी येलो रेड नहीं है। इसके लिए तो सही हो रहा है। बट अगर अदर स्टेटमेंट बनाए तो अगर ये आर और कोई ये बी ऐसा भी फिगर बन सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट इस हम्म। फिगर के लिए रॉन्ग हो जाएगी। तो पहला वाला तो हमारे पास रॉन्ग। नहीं। सेकंड सेकंड है ऑल रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। सभी रेड येलो होने की पॉसिबिलिटी। क्या सभी रेड येलो हो सकता है? उसने पूछा क्या सभी रेड ऐसा हो सकता है, पूछ रहा हो। येलो और सम रेड आर सम येलो। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? जहां पॉसिबिलिटी है, जहां पॉसिबिलिटी वाला वर्ड आ जाएगा पॉसिबिलिटीज में हम उनको इंक्लूड करेंगे। जहां अगर एक फिगर में भी ऐसा हो रहा है, किसी एक पॉसिबल फिगर में भी ऐसा हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज वाला सेंटेंस हमेशा सही है। इस फिगर में तो नहीं हो रहा है, इस फिगर में भी नहीं हो रहा है, बट इस फिगर में हो जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी जहां लिखा आएगा तो पॉसिबिलिटी में ध्यान देना कि जहां भी पॉसिबिलिटी, जहां भी संभावना आएगी, तो जितने भी हमारे संभावित फिगर होंगे, हमारे पास ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, मतलब हमारे पास तीन फिगर बनाए हैं। अगर इस किसी एक फिगर में भी सही होगा तो ये पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन हमारे लिए ट्रू होगा। फॉलो करें। यार, तो हाँ। पॉसिबिलिटी वाला एक फिगर में ही सही होगा तो उसको सही मान लेंगे। बिल्कुल। जहां भी पॉसिबिलिटीज होगा, अगर एक फिगर में भी सही हो रहा है कि जितने भी संभावित फिगर होंगे, पॉसिबल फिगर होंगे, किसी एक फिगर में भी ट्रू हो रहा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अगर बस कंपलसरी है कि उस लाइन में पॉसिबिलिटी लिखा होना चाहिए। हाँ? जैसे इसमें लिखा है कि ऑल रेड बीइंग येलो। अगर खाली स्टेट लाइन इतनी ही होती तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। अगर खाली अगर लाइन जो ये सेंटेंस होता खाली इतना ही होता तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। बट आगे लगाते हैं जब पॉसिबिलिटी, क्या इसकी संभावना है? बिल्कुल संभावना है, किसी एक फिगर में ये संभावित हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है
हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल बस सॉरी ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ऑल बसेस आर जीप्स, ऑल बसेस आर जीप्स। थर्ड, इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीसरी स्टेटमेंट है ऑल जीप आर एरोप्लेन, एरोप्लेन। ये तीन स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दे रखा उसने, सम बस आर नॉट एरोप्लेन, सम बस आर नॉट एरोप्लेन। सेकेंड है ऑल जीप्स आर ट्रेन, ऑल जीप्स आर ट्रेन। ये बोल, बताओ। तो पहला स्टेट दोनों गलत है। दोनों गलत है। और किसी का कुछ? यस सर, दोनों गलत है। बनाओ बनाओ, सभी का क्या आंसर? अब हम देखते हैं। फर्स्ट बोल रखा है ऑल ट्रेन, जितनी भी ट्रेनें हैं वो सभी बस है, तो जितना भी ट्रेन वाला हिस्सा होगा वो कंप्लीट किसके अंदर आ जाएगा? बस के अंदर। ऑल बसेज आर जीप, जितने भी बस है या ये हैं वो भी किसके अंदर आ जाएंगी? जीप के अंदर आ जाएंगी। ऑल जीप्स आर एरोप्लेन, एरोप्लेन। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ट्रेन अंदर, उसके बाहर से बस, उसके बाहर से जीप, उसके बाहर से एरोप्लेन। क्लियर? अब फर्स्ट वो पूछ रहा है सम बस आर नॉट एरोप्लेन, कुछ बस क्या एरोप्लेन नहीं होंगे, ऐसा पूछ रहा है। तो सम बसेस आर नॉट एरोप्लेन, क्या ये अब जितने भी बस है वो सभी जीप थी, और जितने भी जीप थे वो सभी एरोप्लेन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम बसेस आर नॉट एरोप्लेन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी बस क्या है? ऑल बसेस आर नॉट एरोप्लेन। सभी बस क्या है? एरोप्लेन हो सकते हैं। सभी बस एरोप्लेन होंगे ना, इसके अकॉर्डिंग जितने भी बस है वो सभी बस किसके अंदर आ रहे हैं? बड़े वाले एरोप्लेन के अंदर। ये ऐसा पूछना चाह रहे हैं, जैसे दिल्ली भारत के अंदर आती है, मैंने बोल दिया दिल्ली भारत के अंदर आता है, भारत एशिया में आता है। वो पूछना चाह रहा है क्या दिल्ली का जो दिल्ली का हिस्सा है, कुछ हिस्सा क्या एशिया में नहीं आता? तो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर हुआ? और सेकंड पूछ रहा ऑल जीप्स आर ट्रेन, क्या सभी जीप ट्रेन है? तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना। जैसे सभी जीप, क्योंकि जितने भी ट्रेन थे, इसका अपोजिट तो ठीक था, जितने भी ट्रेन थे वो जीप तो है, बट जितने भी जीप है वो ट्रेन नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहां मैंने तुमसे बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वाला डाउट वाला है, वो हमेशा स्टेटमेंट क्या आएगा? रॉन्ग आता है, क्योंकि वो हर फिगर में वही ट्रू माना जाएगा जो हर फिगर पे ट्रू बना, सही कर रहा हूं। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। तो दोनों स्टेटमेंट ना रॉन्ग। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो है? बताओ। ये आपके उसमें था नहीं, मैंने फिर भी बता दिया। क्या मतलब वेन डायग्राम के उसमें पूछ रहे हो, सिलोगिज्म में है नहीं, सिलोगिज्म से आपके उसमें, बट वेन डायग्राम दे रखा था, वेन डायग्राम का एक पार्ट है, तो इसलिए इसको बता रहा था। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब हम कुछ ग्राफ के बारे में जानते हैं।
आप में से कोई जानता है ग्राफ के बारे में? ग्राफ फिर थोड़ा थोड़ा। बताओ जितना जानते हो, थोड़ा बहुत तो बताओ। तो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, ग्राफ तो बहुत टाइप के होते हैं। एक तो ये वाला ग्राफ हो गया अच्छा, जो आप बोल रहे हो। पाई चार्ट भी इसी में आ जाएगा, बार ग्राफ और ये हाँ सारे। हाँ। हाँ तो सर। बताओ बताओ, किसी को कुछ पता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ तो हम। सर ग्राफ के बेसिस पे डाटा दिया होगा, उस बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना कि कुछ भी हो सकता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार उस हम्म। पे। सर ये हाँ रिप्रेजेंटेशन है डेटास का। आ, good। जैसे हाँ सर 2D है तो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ बस सर सही बताए। हाँ, किसी भी डेटा को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि लाइक हमारे पास बहुत सारे डेटा पड़ा रहता है, उस डेटा को हम कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में एक फिगर के जरिए हम बताएं, तो उस जो फिगर होता है उसी को बोलते हैं हम ग्राफ। अब ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो इससे पहले हम ग्राफ पढ़ते हैं, वो पिक्टोग्राफ पढ़ते थे बचपन में। याद है पिक्टोग्राफ के बारे में? पिक्टोग्राफ उसे कहते हैं, जैसे हम यस सर। फिगर से जैसे नंबर को दिखाते हैं बच्चों को, नंबर से दिखाने के लिए ना ऐसा कुछ फिगर बना देंगे कि ऐसे ऐसे आगे करके। तो हमने पूछ लिया कितने फिगर है ये, तो हम क्या बता रहे हैं, जैसे ये बोल दिया हमने ऐसे कुछ, तो हमने बता दिया कि यहाँ पर 3 है, तो हम नंबर लिखाते थे 3, ये लिखाते थे। अब मान लो कोई इसने ऐसे बॉल बना दिए 4, तो ये हमने बोल दिया 4, ये कॉलम ऐसे बनाते थे। तो अब जैसे इसको अगर हमने बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक एक पिक्टोग्राफ का प्रारूप बन जाता है। ऐसे कितने नंबर ट्राइंगल हो गए, हम मान लो तुम्हारे पास ऐसे ट्राइंगल बना दिए 5, तो हम नंबर को दिखाने के लिए, किसी और चीज को दिखाने के लिए पिक्टोग्राफ का। अब पिक्टोग्राफ जैसे हमारे नेम से ही आ रहा है, पिक्टोग्राफ किससे, पिक्चर्स को लेकर जब बनाया जाता है, जो पिक्चर होते हैं हमारे पास जितने भी फोटोज वोटोज होते हैं, अगर उसके जरिए हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये हम बचपन में पढ़ते थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ये सब चीजें पिक्टोग्राफ वाली चीजें चलती है। याद आया ना सभी को? जैसे यस सर। अब उसके बाद जो हम पढ़ते हैं मेन चीज, हम उसके बाद में आते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट को, जैसे कि हमारे पास हो गया ये कोई सर्किल हो गया, सर्किल को हम कैसे, सर्किल के अंदर किसी डेटा को कैसे दिखा सकते हैं, वो पाई चार्ट। पाई चार्ट बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को इक्वली डिवाइड बताने का, कि कैसे कैसे हम कोई चीज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया एक ये लाइन हो गया, और हमने कर लिया, ये कर लिया, ऐसे कुछ कर लिया। अब मैंने इसमें हर किसी में अलग अलग कलर कर दिए। मान के चलो कि हमने इसमें कोई ये कर दिया, ऐसे ही वाला कलर कर दिया इसको दिखाने के लिए। इसमें रेड कलर कर दिया मैंने, कि इसको रेड से दिखाने के लिए। इसको ब्लू कर दिया, किसी को ब्लू कर, किसी को अलग अलग कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको ये कर दिया, अलग फिगर को हमने येलो से रिप्रेजेंट कर दिया, किसी और को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो अब जो एक एक रेशियो आ जाता है इसके अंदर की, इतने एंगल पे, मान लो ये सबसे बड़ा रेशियो इसका है, मान के चलो इस रेशियो है, टोटल 100 चीजें हैं, 100 वाला परसेंटेज है, इसको हम डिवाइड कर देंगे रेशियो के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि हम मान लो ये 30% है, ये वाला हिस्सा 30% है, इसका हिस्सा मेरे पास 25% है, इसका हिस्सा मेरे पास 20% है, या कुछ भी ले लो, 15-20% है, ये 15% है, तो कितना हो गया, 90।
और ये हाँ 90। 10% है। तो मैंने किसी डेटा को मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया कि हमारे वहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो हम इस फिगर को देख के मैं सीधे बता सकता हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट वाला है 30%, ये वाला हिस्सा सबसे हाईएस्ट वाला है, ये इसमें सबसे ज्यादा चीजें होंगी। अब ये जिस चीज का भी होगा, मान लो ये पॉपुलेशन का हो तो सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलेशन में कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है, कोई चीज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस पाई चार्ट का, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पहले हम ये सब चीजें पढ़ लेते हैं होता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में हम तब वो करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, तो पाई चार्ट उसमें बनाते हैं कि ऐसे से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ना नंबर दे दिए ऐसे करके। मान लो किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो ये 5th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, इनका एवरेज निकालना है, तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, ये मान लो 30 मार्क्स से लेके आए, कोई यहाँ पर जो 70 मार्क्स से या 50 मार्क्स से लेके आया, यहाँ पर हमने कोई 41 मार्क्स वाले हमने डिनोट कर दिए। एजेस में भी चेंज ही कर सकते हैं। कोई दो डाटा जब डिवाइडेड होता है, किसी दो डाटा में अगर दो कॉलम बने हो तो हम उसको नॉर्मली बार ग्राफ से दिखा सकते हैं, या अदर थिंग्स भी होते हैं जिसमें बार ग्राफ मेनली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये बार ग्राफ था, मैं भी तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि जो जो तुमने पढ़ा होगा उसके बारे में। नेक्स्ट आता है इसी में बार ग्राफ में ही एक आता है लाइन ग्राफ। जैसे हमारे पास आती है, मान लो ये एक्स एक्सेस होगी और ये वाई एक्सेस। अब इसी में कोई लाइन ड्रॉ करते हुए हमारे पास ऐसे चलता है, जैसे कि लाइन ग्राफ हमारे उसमें जैसे आपने देखा होगा कोई पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर दिया ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये ये, तो हम इन पॉइंट को सीधे सीधे मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ भी दिखे होंगे, तो इनको बोला जाता है लाइन ग्राफ। ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो कुछ इस टाइप के हमारे पास नॉर्मली ग्राफ होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो एक आता है इसके बाद हिस्टोग्राम, तो लास्ट वाला है हिस्टोग्राम। पहले तो पढ़ लिया पिक्टोग्राफ, दूसरा पढ़ लिया हमने बार ग्राफ। बार ग्राफ में ही एक पार्ट आता है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम भी सिमिलर केस होता है। हिस्टोग्राम में दोनों चीजें दिखाते हैं हम, ऐसे करके ये कॉलम तो बनेंगे ही, साथ में उनके साथ पॉइंट भी दिखा देते हैं हम, ऐसे करके ऐसे करके, ये 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 ऐसे करके दिखा देते हैं, तो उसको भी हम हिस्टोग्राम। ठीक है। क्रिकेट क्रिकेट भी दिखाते सर। हाँ क्रिकेट में दिखाते हैं ना, दोनों टीम का कंपैरिजन दिखाते हैं जब वो हाँ हाँ रन रेट के हिसाब से। हाँ, सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। देखिए ऑल्सो क्या हो गया, हमारे पास हिस्टोग्राम होगा। ठीक है। अब एक और सेक्शन बचता है जिसमें मल्टीग्राफ होता है। तुमने देखा होगा कि किसी देश जैसे चाइना और इंडिया का कंपैरिजन किया कि कैसे ये आजकल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ रही है या इंक्रीज करते हुए, तो ऐसे ऐसे एक देश का ऐसे दिखा देंगे। मान लो एक देश को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे देश को दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे 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 जाते हुए क्रॉस कर देगा या आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे दिखा देखा हुआ है। वो वीडियो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्राफ मिल रहे थे कि किस देश का कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये मल्टी ग्राफ कहलाता है कि सब यहीं से स्टार्ट होंगे और कोई कहीं पहुंच रहा है कोई कहीं पहुंच रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से हम दिखाते हैं। दैट इज द कॉल्ड मल्टी ग्राफ। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ थे जो टाइप ऑफ ग्राफ आते हैं, तो उसी को हम यूज करेंगे किसमें, स्टैटिक्स वाले पार्ट में। स्टैटिक्स का कुछ पार्ट आता है उसी में हम यूज करने के लिए हम इसको पढ़ा था। क्लियर, ये समझ में आया, कुछ जी याद सर। तो आया होगा, ये देखे होंगे कहीं ना कहीं। अब हमारे पास यस। एक वो आता है चैप्टर स्टैटिक्स या सांख्यिकी, सुना है ना। तो स्टैटिक्स भी क्या होता है, हम डाटा को एनालिसिस करने का एक टाइप होता है। जिस ब्रांच में हम किसी डेटा को एनालिसिस करते हैं और उससे कोई रिजल्टेंट
थिंग्स निकालते हैं उसको बोला जाता है स्टैटिक्स की ब्रांच, जिसके अंदर हम चीजें पढ़ते हैं, जिसमें मेन चीज पढ़ते हैं हम मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा रेंज, एक आता है मोड। मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं माध्य, माध्यिका, हिंदी में, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा, माध्यिका, बहुलक, और इसको बोलते हैं परिसर। हिंदी में हम नॉर्मली ये वर्ड यूज करते हैं, पढ़ा है ना। हाँ सर। अब मीन में हम एक चीज और यूज करते हैं, दैट इज एवरेज, औसत। जो औसत है या मीन है वो सब एक ही चीज है, लेकिन मीडियन ये चीजें अलग हैं। नॉर्मली ये सब चीजें अलग अलग होती हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन जो मीन पढ़ते हैं या हम एवरेज पढ़ते हैं वो सब एक ही चीज है। मीन, मीडियन, ये जो सॉरी मीन, एवरेज, औसत। ठीक है, और ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये पहली तीन चीजें, मीन, मीडियन, मोड, ये दिखाती हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हो गया जो सेंटर की वैल्यू की ओर को जा रहा होगा, उस वैल्यू को ये दिखाएंगे तीन के तीन। कौन? मीन भी, मीडियन भी, मोड। ठीक है, जो सेंटर की वैल्यू को दिखा रहा होगा उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। और भी चीजें आती हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको, फिर ये ज्योमेट्रिक मीन भी आता है। ये वो चीजें अलग हो जाएंगी, वो आपके उसमें है नहीं, तो मैं उसको पढ़ा समझाने का। ठीक है, आपके उसमें नॉर्मली तीन चीजें हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें भी बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मूले वॉर्मूले हमारे पास नहीं लगते इसके। ये क्लियर हुआ? तो इस सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं कौन से? मीन, मीडियन एंड मोड। रेंज हमारा बताता है कि पहले जो सबसे कम वैल्यू है और सबसे ज्यादा वैल्यू में अंतर कितना है, जो रेंज है वो कितना है। मान लो मैंने तुम्हें एक डाटा दे दिया, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 4, 9, 12। मैंने पूछा इसकी रेंज कितनी है, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 12। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू यस। कितनी है? 2। तो रेंज क्या आ जाएगी? मैं हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करूंगा तो रेंज आ जाएगा। मतलब जो रेंज हमें बता रहा है वो किसी डाटा की वैल्यू के बीच की जो रेंज है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी, उस चीज को बता रहा है। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 के गैप के बाद हमारे पास 12 नंबर आ रहा है। तो रेंज हमें क्या बताता है कि कोई डाटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ जाएगा। सबसे छोटा कितना होगा, सबसे बड़ा कितना होगा, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो रेंज निकल जाएगा। कितना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो अब पढ़ते हैं मीन एवरेज के बारे में। अब एवरेज के बारे में हमारा सिंपल सा है, कुछ चीजें हमारी लाइक, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं बोलूँ 5 और 7 का एवरेज कितना है या औसत कितना है, तो तुम क्या करते थे, बताओ। 5 + 7 दोनों अपॉन को 2। दोनों को ऐड करके अपॉन 2। अब 5 + 7/2, तो हम 12/2 हम बता देते हैं कि 6 हमारे पास औसत आएगा। अब इसी चीज को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, 5, 7 और मैं बोल देता हूँ 10। अब बताओ औसत अब कितना हो जाएगा? 5, 7, 10। 11। तीनों को 22, जोड़ा। 22/3। अब ये देखो, 5 + 7 + 10/3, तो मैंने कर दिया 22/5, 7, 12, 12 और 10, 22, 12। 22/3। तो ये कितना हो गया? 3 × 7 = 21 दशमलव, ये जीरो हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 7.3 के आसपास की वैल्यू है। ये हो गया मेरा औसत। अब इसी नंबर में एक और नंबर जोड़ देता हूँ, 5, 7, 10 और मान के चलो एक नंबर 8 ले लेते हैं। अब कितना आ जाएगा? 10। 30/4। 30/4। अब तो इन सबको ऐड कर रहा हूँ, +5 + 10 + 8 + 4, तो मेरे पास हो गया 30/4।
4, तो ये हो गया 7.5। कितना ही होता 30/4, तो 7.5 हो गया मेरे पास। तो अब देखा हमने, यहाँ देख रहे हैं जब 2 नंबर थे तो हम दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे। जब 3 नंबर है तो हम तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं। जब 4 नंबर थे तो मैंने क्या किया, चारों नंबरों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4 किया, तो हमारे पास औसत निकल। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज का हम फॉर्मूला बता सकते हैं। दैट इज एवरेज कुछ नहीं होता, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी चीजें हमें दे रखी हैं उनको सबको ऐड कर दो और सीधे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर। ऑब्जर्वेशन कहलाता है जो हमें नंबर दे रखी है, तो दैट इज द एवरेज। जैसे मुझे है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इन सबको इनका एवरेज बताना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बोला सब ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैं तो सबको ऐड कर दूंगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 अपॉन डिवाइडेड बाय, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6, 6 12, 12 24, 24 और 42/6। 42/6, 6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 42, तो एवरेज कितना आ गया, 7। सर। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। तो हम इससे एक और क्या कहते हैं, फॉर्मूला जनरेट करते हैं एवरेज का, तो अभी बता दिया मैंने, एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसी एवरेज को मैं बोलता हूं मीन, और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड बार, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को हम दिखाते हैं जैसे कि x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे चलते रहेगा xi तक। ठीक है, अब x1 का मतलब हो गया जो पहला नंबर है, x2 का मतलब हो गया दूसरा नंबर है, जो x3 का मतलब जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, x4 का जो चौथा ऑब्जर्वेशन है, ये चलते रहेगा। ठीक है, अब या xn कर दो, nth टर्म, तो हमारे पास एक साइन आता है इसका, ये कहलाता है सिग्मा, कहलाता है सब पे। ये साइन किसका होता है, सिग्मा का। ठीक है, एक ग्रीक साइन है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा। लेकिन जब ये सिग्मा किसी के आगे लगता है तो इसका मतलब निकलता है सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब हो गया कोई चीज को ऐड करना, उसी को बोलते हैं सम्मेशन अपॉन एन। अब आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, इसका मतलब क्या होता है, तुमने मीन का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि मीन इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। अब ये बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज है। इसको लिख दिया उसने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, प्लस करते जा रहे हैं सब नंबरों को, डैश 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 एक्स एन तक, अपॉन अपॉन एन कर दिया जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पर, मान लो 3, 6, 9, 8, 12, कुछ भी ले लो। तो मैंने क्या किया, कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने x1 इसको ले लिया, x2 इसको ले लिया, x3 इसको ले लिया, x4 इसको ले लिया, x5 इसको ले लिया, तो सबके सब ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन, मैं क्या कर दूंगा जितने नंबर है, तो ये कितने नंबर हो गए, n की जगह कितने हो गए 5, तो मैंने 5 कर दिया, तो ये हो गया 3, 6, 9, 9 दूनी 18, 18, 8, 38/5। 38/5, तो 5×7 = 35, 3, 5×6 = 30, तो 7.6 मेरे पास एवरेज आ जाए। ये क्लियर हुआ।
यस सर। यस सर। अब जब ये डाटा दिया जाता है, डाटा हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है ग्रुप डाटा डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा क्या होता है वो देखते हैं। अनग्रुप जो ग्रुप के साथ ना नहीं होता, दैट इज द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास ये दे रखा है 2 3 5 6 8 9 2 5 4 8 12, ये दे दिया। कोई डेटा का कोई ग्रुप नहीं बना रखा, उसने सीधे सीधे दे दिया, तो हम इसको बोल देंगे अनग्रुप डेटा। अब इसका मीन निकालना होगा, मैं सबको ऐड करूंगा और नंबर को काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज निकल जाएगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर? ये कहलाता है अनग्रुप डाटा। अगर मेरे पास इसी में हम एक चीज और देखते हैं, अगर इसी डेटा में और चीजें भी कर दूं मैं, जैसे मान लो और नंबर लिखना स्टार्ट कर दूं 3 6 8 9 12 3 5 2 ऐसे कर। अगर मैं इसको, ये अनग्रुप डाटा है, अगर इस अनग्रुप डाटा में मैं चेंज करके इसको ग्रुप में चेंज कर देता हूँ। अब इसी अनग्रुप को मैं कैसे एक पर्टिकुलर वे में लिखता हूँ वो देखना। अभी भी ग्रुप में नहीं हुआ है, ये अब अनग्रुप ही रहा। अब देख लेना, देखते हैं टू कितनी बार आया। देखो 2 1 बार, 2 बार, 3 3 बार है, तो मैंने 2 को कितनी बार लिख दिया, 3 टाइम। 3 कितनी बार आ गया, 1 2। 3 पे कितनी बार आ गया, 3 टाइम। एंड इज 4 इज हाउ मेनी टाइम्स, 4 इज ओनली 1 टाइम। 5 5 कितनी बार है, 1 2 3। 5 भी 3 बार है। 6 इज 1 2 2 टाइम है। ऐसी 7 आ गया मेरे पास, 7 है नहीं है। 8 आ गया कितनी बार, 1 2 3। 8 भी 3 टाइम। 9 इज 1 2, 9 2 बार आ गया। और 12 इज ऑल्सो 2 टाइम। एक तो तरीका मैं इन सबको ऐड करूं और नंबर काउंट करके लिख। अब एक तरीका है, मैंने ऐसे एक कॉलम बना लिया, जैसे 2 मेरे पास 3 टाइम आया है, 3 3 टाइम आया, 4 1 टाइम आया, 5 3 टाइम आया, 6 2 बार आया, 8 3 बार आया, 9 2 बार आया, 12 2 बार आया। तो इनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। हिंदी में बोला जाता है बारंबारता, इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई चीज कितनी बार रिपीट होगी वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। हिंदी में बारंबारता, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 कितनी बार आया था मेरे पास, 3 टाइम, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। 4 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 5 की फ्रीक्वेंसी होगी 3 टाइम, 6 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, 8 की फ्रीक्वेंसी होगी 3, एंड 9 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, और 12 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई? फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं एफ से, और जो डेल्टा को दिखाते हैं वो एक्स आई से दिखाते हैं। ठीक है, एक्स आई से हम ऑब्जर्वेशन को दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाते हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एफ आई या एफ। क्लियर हो गया इतना? यस सर। समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। अब देखो, मैं फ्रीक्वेंट, ये मेरा दो तरीके हैं कि मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए, या इन सबको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, या इनको 18 19 जितने भी आ रहे हैं, या इनको ऐड कर लो या इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, बात एक ही बढ़ेगी। देखो फ्रीक्वेंसी को 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो मेरे पास 19 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। इसका मतलब एन की जो वैल्यू थी वो 19 हो जाएगी। अब
दूसरी चीज, अब मुझे इनका सम भी करना है। इनका सम करने की वजह से, इनको सम करने से ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टू टू को कितनी बार ऐड करना है, 2 4 6, 3 बार ऐड करूंगा। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। 5 को 3 टाइम ऐड करने से ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब जो मैंने मल्टीप्लाई करके आया है, मैं अगर उन सबको ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐड करके मान लो कि अभी सीधे सा आंसर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ऐड करके मान लो कि हमारे पास कुछ भी आ गया, 112। 112 आ गया। हाँ। 112। अब क्या करूंगा, मैं 112 को 19 से डिवाइड करूंगा, तो जो आंसर आएगा दैट इज द एवरेज। वो हमारे पास एवरेज। तो एक सिंपल मेथड था, इसको बोलते हैं मीन। जो एवरेज ही है अपने आप में, इसको थोड़ा सा अलग स्टैटिक्स की भाषा में मीन बोल देते हैं, लेकिन है एवरेज। ठीक है। तो वो ये था एक मीन का जो अनग्रुप्ड। आपके उसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा जो जो मोटा मोटा जो आता है वही बता। जो ऊपर से जो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसके ऊपर सिग्मा से डिनोट करेंगे ना इसको। हाँ, अब इसका फॉर्मूला सिंपल